नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 24वां अध्याय। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। कल्याणी ने कमला से जाकर कहा, बेटी, कल नलिनी और उसके पिता को यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दे दिया है। कहो क्या तैयारी की जाए। बेटी के बाप को इस तरह बढ़िया भोजन कराना चाहिए जिससे उनके मन में यह संदेह ना रहे कि मेरी लड़की को यहाँ भोजन का कष्ट ना होगा, और तुम जैसी अच्छी रसोई बनाती हो उससे अयश ना होगा, यह मैं जानती हूँ। मेरा लड़का चाहे जो चीज़ खाकर किसी भी दिन भला या बुरा नहीं कहता, किंतु कल उसने तुम्हारे हाथ की रसोई की बहुत प्रशंसा की। किंतु आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तबीयत अच्छी नहीं? नहीं, बहुत अच्छी है, कमला ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। कल्याणी ने सिर हिलाकर कहा, जान पड़ता है यहाँ तुम्हारा जी नहीं लगता, और ऐसा होना अचंभे की बात नहीं। उसके लिए तुम क्यों लजाती हो? मुझे पराई मत समझो, मैंने अपनी बेटी की तरह माना है। यदि कुछ कष्ट हो या अपने किसी कुटुंबी को देखना चाहो तो बोलो, मैं उसका उचित प्रबंध करवा दूंगी। कमला ने नम्रतापूर्वक कहा, नहीं माँ, आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। कल्याणी ने इस पर ध्यान न देकर कहा, ना हो तो कुछ दिन के चक्रवर्ती जी के यहाँ चली जाओ, फिर जब तुम्हारी इच्छा हो यहाँ चली आना। कमला अधीर हो उठी, बोली, मैं जब तक आपकी सेवा में रहूंगी तब तक मुझे किसी तरह की चिंता न रहेगी। यदि मुझसे आपकी सेवा में कुछ अपराध हो जाए तो जो आपके जी में आए दंड दें, परंतु एक दिन के लिए मुझको अपने से अलग ना करें। कल्याणी ने कमला के सिर पर हाथ रखकर कहा, इसी से कहती हूँ ना कि तुम मेरी पूर्व जन्म में माँ थी, नहीं तो 2 ही दिन में ऐसी ममता क्यों कर होती। अच्छा, अब जाओ, सो जाओ। दिन भर तो तुम्हें जरा फुर्सत नहीं मिलती, एक न एक काम करती ही रहती हो। कमला ने अपने शयन गृह में जाकर द्वार बंद करके चिराग बुझा दिया, पर लेटी नहीं, नीचे जमीन में बैठ गई। बड़ी देर तक गाल पर हाथ रखे बैठी रही। उसके मन ही मन सोच विचार कर यही निश्चय किया कि दुर्भाग्य से जिसे मैं खो चुकी हूँ वह फिर मेरे हाथ कैसे आ सकता है, और सारी आशा छोड़ने के लिए मन को दृढ़ करना होगा। केवल सेवा करने का सुयोग मिल जाए, वही प्राणपन से बचाए रखूंगी। भगवान करे यह काम मैं हंसती हंसती करूं। बहुत कष्ट सहने पर यह काम मिला है। यदि मैं विषादवश मन छोटा करूंगी तो इस रहे से सुख से भी हाथ धोना पड़ेगा। वह एकाग्र मन से बार बार संकल्प करने लगी, मैं कल से किसी प्रकार के दुख को मन में स्थान न दूंगी, जरा भी अपने मुंह पर उदासी न आने दूंगी। जो सुख प्राप्त होने का नहीं उसके लिए मन में कोई कामना न रहने दूंगी। सिर्फ सेवा करूंगी, और जब तक जीऊंगी केवल सेवा करूंगी और कुछ ना चाहूंगी, कुछ ना। इसके अनंतर कमला लेट गई। देर तक करवटें बदलते बदलते सो गई। रात को 2-3 बार उसकी नींद टूटी, और जब जब उसकी नींद टूटती वह मंत्र की भांति जप करने लगती, मैं कुछ नहीं चाहूंगी, कुछ नहीं। खूब तड़के बिछौने से उठकर उसने हाथ जोड़कर शुद्ध मन से प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी और कुछ ना चाहूंगी। इसके अनंतर वह झटपट हाथ मुंह धोकर और धोती बदलकर कमल नयन के उस छोटे से उपासना गृह में गई। अपने आंचल से घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर उसने साफ कर दिया। यथास्थान आसन बिछाकर फिर वह जल्दी से गंगा स्नान करने गई। आजकल कमल नयन के एकांत अनुरोध से कल्याणी ने सूर्योदय के पूर्व गंगा स्नान करना छोड़ दिया। इससे उमेश को ही इस दुस्सह ठंड के समय कमला के साथ नहाने को जाना पड़ा। स्नान करके घर आने पर कमला ने प्रफुल्ल मुख से कल्याणी को प्रणाम किया। उस समय वे स्नान के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कमला से कहा, इतने सवेरे क्यों नहाने गई? मेरे साथ चलने से भी देर ना होती। कमला, माँ जी आज काम बहुत है, कल सांझ को जो तरकारियाँ मंगा रखी हैं उन्हें अभी बना रखती हूँ, और जो कुछ बाजार से मंगाना है वह अभी उमेश को भेजकर मंगाए लेती हूँ। अच्छी बात सोची है तुमने, समधी को यहाँ आते ही रसोई तैयार मिलेगी। इसी समय कमल नयन को बाहर से आते देख कमला गीले बालों के ऊपर कपड़ा डालकर झट घर के भीतर चली गई। कमल नयन ने माँ को नहाने के लिए जाते देखकर कहा, कल तुम्हारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, आज सवेरे ही स्नान करने चली। कल्याणी, तुम अपनी डॉक्टर रहने दो, सवेरे गंगा स्नान ना करने से भी कोई अमर नहीं होता। शायद तुम बाहर जाते हो तो जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। क्यों? कमल नयन ने पूछा। कल्याणी, मैं कल तुमसे कहना भूल गई थी, आज घनानंद बाबू तुमको देखने और आशीर्वाद देने आएंगे। आशीर्वाद? मेरे ऊपर से सहसा इतने प्रसन्न क्यों हो गए? उनसे तो मेरी रोज ही भेंट होती है। कल्याणी, मैं कल नलिनी को आशीर्वाद में सोने के कड़े पहना आई हूँ, उसी से आज घनानंद बाबू भी तुमको आशीर्वाद देने आते हैं।
जो हो, तुम लौटने में विलंब न करना, वे यही भोजन करेंगे। यह कहकर वे स्नान करने चली गईं। कमल नयन सिर नीचा करके सोचते सोचते सड़क पर आ गए। नलिनी रमेश के पास से भागकर भीतर आई। अपने सोने के कमरे में जाकर वह द्वार बंद करके चारपाई पर बैठ गई। मन का प्रथम आवेग शांत होने पर वह वृथा भाग आने की बात सोचकर मन ही मन पछताने और अपनी लज्जा पर कुढ़ने लगी। मैं रमेश बाबू के साथ सहज भाव से क्यों न मिली? जिस बात की मैं आशा नहीं करती, वह मेरे बीच क्यों इस प्रकार अशोभन भाव से आ खड़ी होती है? कुछ नहीं, यह मेरे हृदय की दुर्बलता है। यह सोचकर वह जबरदस्ती उठी और अपने कमरे का द्वार खोलकर निकल आई। उसने मन में निश्चय किया कि मैं नहीं भागूंगी, विजय प्राप्त करूंगी। वह ढांढस बांधकर रमेश बाबू से भेंट करने गई। एकाएक उसे क्या स्मरण हुआ, लौट पड़ी। ट्रंक खोलकर उसमें से कल्याणी के दिए सोने के कड़े निकालकर दोनों हाथों में पहन लिए, मानो वह कवच पहनकर युद्ध में जाने के लिए अपने को सुरक्षित कर रही हो। घनानंद बाबू, नलिनी कहाँ जाती हो? रमेश बाबू और भैया हैं ना? नलिनी ने कहा। नहीं, वे चले गए। नलिनी इस आत्म परीक्षा से निष्कृति पाकर मन ही मन खुश हुई। घनानंद बाबू ने कहा, तो अब? नलिनी, हाँ मैं चलती हूँ, मुझे स्नान करने में कुछ देर ना होगी, आप गाड़ी मंगवाइए। इस प्रकार नलिनी ने निमंत्रण में जाने के लिए हठात अपने स्वभाव के विरुद्ध अत्यंत उत्साह दिखलाया। इस उत्साह की अधिकता को घनानंद ना भूल सके। उनका मन विशेष रूप से उत्कंठित हो उठा। नलिनी ने झटपट स्नान करके कपड़े बदले, फिर बाल संवारे, फिर घनानंद के पास आकर बोली, बाबूजी गाड़ी आ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। नलिनी बाग की सड़क पर टहलने लगी। घनानंद बरामदे में बैठे बैठे सिर पर हाथ फेरने लगे। घनानंद जब कमल नयन के घर पहुंचे तब समय 10:30 से अधिक न हुआ था। कमल नयन उस समय बाहर से लौट कर न आया था। उसने इससे घनानंद का स्वागत कल्याणी को ही करना पड़ा। कल्याणी उन्हें आदरपूर्वक बिठाकर उनसे इधर उधर की बातों के सिवा उनकी तबीयत का हाल पूछने लगी। बीच बीच में वे नलिनी के मुंह की ओर भी देखती थी, परंतु उसके चेहरे पर उत्साह का कोई चिन्ह क्यों नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके चेहरे से चिंता का भाव ही लक्षित होता था। कल्याणी के मन में खटक गया। वे मन में सोचने लगी, कोई ऐसी लड़की ना होगी जो मेरे कमल नयन के साथ ब्याह होने में अपना सौभाग्य न समझे, किंतु नई शिक्षा के नशे में आकर क्या यह मेरे कमल को अपने योग्य नहीं समझती? यह बात नहीं है तो इसके मन में इतनी चिंता किस लिए? इस बेचारी का क्या दोष? सब दोष तो मेरा ही है। मैं बूढ़ी हो गई तो धैर्य न धर सकी। इच्छा होने के साथ ही ब्याह की बात स्थिर करने को उतारू हो गई। बड़ी उम्र की लड़की के साथ कमल के ब्याह की बात पक्की कर ली, पर उसके स्वभाव को अच्छी तरह न जांचा। हाय, अब इस काम के लिए समय नहीं। अब तो संसार के सभी कामों को झटपट कर डालने की धुन है। नलिनी के मुंह का भाव देखकर कल्याणी को घनानंद बाबू के साथ वार्तालाप करना कठिन हो गया। उनके मन में चिंता ने उथल पुथल मचा दी। उन्होंने घनानंद से कहा, ब्याह के लिए शीघ्रता करने की जरूरत नहीं। ये दोनों पूर्ण वयस्क हैं, अपने विचार से काम करें। इसके लिए हमारा दबाव डालना ठीक नहीं। नलिनी के मन में क्या है यह मैं नहीं जानती, किंतु कमल ने इनकी बात मैं कह सकती हूँ। वह अब भी मन को स्थिर नहीं कर सका। कल्याणी ने यह बात विशेष करके नलिनी को सुनाने के लिए कही। नलिनी अप्रसन्न मन से सोच विचार कर रही है और उनका बेटा इस ब्याह के प्रस्ताव से फूला नहीं समाता, यह धारणा वे दूसरे पक्ष के मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहती। नलिनी यहाँ आते समय विशेष उत्साह का अवलंबन करके आई थी। इसी से उसका उल्टा फल हुआ। क्षण मात्र की उत्तेजना विकट सुस्ती में विलीन हो गई। जब वह कल्याणी के घर पहुंची तब उसके मन का भाव बदल गया। हठात उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हुई, जिस नई जीवन यात्रा के मार्ग में मैं पैर रखना चाहती हूँ वह मेरे आगे अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पथ की भांति है। सारी बातचीत के बीच नलिनी अपने ऊपर अविश्वास करके मन को भीतर ही भीतर महसूसने लगी। इस अवस्था में कल्याणी ने जब विवाह के प्रस्ताव को करीब करीब वापस ले लिया तब नलिनी के मन में दो विपरीत भावों का उदय हुआ। विवाह बंधन में शीघ्र आबद्ध होकर अपनी दुर्बल अवस्था से शीघ्र छुटकारा पाने की इच्छा उसके हृदय में थी। इससे प्रस्ताव को वह झटपट पक्का कर लेना चाहती थी और प्रस्ताव को दबा देने की चेष्टा होती थी कि जरा सा भी आराम भी हो रहा है। कल्याणी ने बात समाप्त कर नलिनी के चेहरे को कनखियों से देखकर मतलब को भांप लिया। उन्होंने समझा कि इतनी देर के बाद अब नलिनी के चेहरे पर शांति की स्निग्धता दिखाई पड़ी। इस कारण उनका मन नलिनी के विरुद्ध हो गया। उन्होंने सोचा, मैं अपने कमल को कौड़ियों में दे रही हूँ।
कमल नयन के आने में जो आज देर हुई उससे कल्याणी मन ही मन खुश हुई। नलिनी की और उन्होंने देखकर कहा, देखा कमल की बुद्धि, तुम लोगों के आने की बात उसे मालूम है तो भी उसका कहीं पता नहीं। आज थोड़ा सा ही काम करके चला आता, जब मैं बीमार होती हूँ तब भी तो छोड़कर आता है, इससे उसकी हानि ही क्या होती है। यह कहकर कल्याणी वहाँ से इस बहाने से टल गई कि देखो रसोई तैयार होने में क्या विलंब है। उनकी इच्छा थी कि नलिनी को कमला के साथ उलझाकर आप उस बेचारे वृद्ध के साथ बातचीत करें। कल्याणी ने देखा कि भोजन की सामग्री तैयार करके कमला उसे मधुर आंच में गर्म रहने के लिए रखे एक कोने में चुपचाप बैठी किसी बात में के ध्यान में निमग्न है। एकाएक कल्याणी को सामने देखकर चौंक पड़ी, परंतु वह तुरंत ही ले जाकर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। कल्याणी ने कहा, अरे तुम रसोई के पीछे हैरान हो रही हो? माँ, रसोई तो तैयार है। कल्याणी, तो तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? घनानंद बाबू तो बूढ़े हैं, उनके सामने में लज्जा कैसी? नलिनी आई है, उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ गपशप करो। हम तो बूढ़े हैं, उसे अपने पास बिठाकर क्यों दुख दूं? नलिनी के पास से विमुख होकर आई कल्याणी का स्नेह कमला के प्रति दूना हो गया। कमला ने दबी जबान से कहा, माँ, मैं उनके साथ क्या बातचीत करूँगी? वे तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं मूर्खा हूँ। कल्याणी, यह तुम क्या कहती हो? तुम किसी से कम बुद्धिमती नहीं हो। लिख पढ़कर कोई स्त्री अपने को चाहे कितनी बड़ी समझे, किंतु तुम सबसे बढ़कर आदर पाने योग्य हो। पोथी पढ़कर सभी स्त्रियां विदुषी हो सकती हैं, परंतु तुम्हारी जैसी सुघर गृहलक्ष्मी होना क्या सबके भाग्य में होता है? इधर आओ, किंतु मैं तुमको इस भेष में न रहने दूंगी। अपने हाथ से आज तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। कल्याणी आज सभी बातों में नलिनी का गर्व चूर करना चाहती थी। रूप वे नलिनी की उत्कर्षता को कमला के रूप के नीचे दबाना चाहती थी। पुत्र अभिमानिनी जननी अपने कमल नयन पर हेम नलिनी की लापरवाही का अंदाज करके आज उत्तेजित हो गई। कमल नयन की नज़रों में यदि वे नलिनी को नीचा दिखा सकी तो खुश होंगी। कमला को देखकर सभी चकित हुए। नलिनी ने पहले दिन जब उसे देखा था तब उसका ये मनोहर वेश न था। उस दिन वह मैली सी धोती पहने सिकड़ी हुई एक तरफ बैठी थी, सो भी देर तक बैठी न रही थी। इससे उस दिन कमला को वह भली भांति देख न सकी। आज उसको देखकर नलिनी आश्चर्य भरी दृष्टि से जरा देर उसके मुंह की ओर देखती रही। इसके बाद उसने खड़ी होकर लजाती हुई कमला का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। कल्याणी का अभिष्ट सिद्ध हुआ। वे नलिनी पर विजय प्राप्त कर प्रसन्न हुई। सभी को मनी मन स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा सुंदर रूप देव योग से ही देखने में आता है। कल्याणी ने कमला से कहा, तुम नलिनी को अपने कमरे में ले जाकर गपशप करो, तब तक मैं भोजन करने का स्थान ठीक कराऊं। कमला के मन में अनेक भाव उठने लगे। वह सोचने लगी, नलिनी मुझे किस दृष्टि से देखेगी यह कौन जाने। यही नलिनी एक दिन इस घर की बहू बनकर आएगी, यही इस घर की मालकिन होगी। इसकी सुदृष्टि का कमला अनादर न कर सकी। इस घर की स्वामिनी होने का अधिकार उसी का था, किंतु इस बात को वह कभी मन में भी लाना नहीं चाहती। ईर्ष्या को वह कभी अंतःकरण में स्थान न देगी। वह अपना अधिकार खो चुकी है, अब उसको कुछ भी दावा नहीं। इसी से नलिनी के साथ जाते समय कमला के पैर थरथराने लगे। नलिनी ने धीरे धीरे कमला से कहा, तुम्हारी सब बातें मैंने माँ से सुनी, सुनकर बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे अपनी बहन समझना। तुम्हारे कोई बहन है? मेरी कोई सगी बहन नहीं है, एक चचेरी बहन है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, नलिनी ने कहा। मैं जब बहुत छोटी थी मेरी माँ मर गई। कितने ही सुख दुख के अवसरों पर मैंने सोचा कि माँ नहीं है तो ना सही, यदि एक बहन होती तो कुछ संतोष होता। मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपने मन के सुख दुख की बातें कहती। इससे बचपन से ही मुझे मन की बातें मन में ही दबा रखने की आदत हो गई। यही कारण है कि अब भी मैं किसी से जी खोलकर बात नहीं कह सकती। लोग मुझे बड़ी गर्वीली समझते हैं, परंतु बहन तुम कभी ऐसा ना समझ बैठना। कमला के मन का सब संदेह दूर हो गया। उसने कहा, बहन तुम मुझे पसंद करोगी? मुझे तुम नहीं जानती, मैं बड़ी मूर्ख हूँ। नलिनी ने हंसकर कहा, मुझे तुम जब अच्छी तरह जानोगी तब देखोगी कि मैं भी निपट मूर्ख हूँ। मैंने कुछ किताबें पढ़कर कंठस्थ कर ली हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं जानती। इसी से कहती हूँ कि यदि मैं इस घर में आऊँ तो तुम कभी मेरा साथ न छोड़ना बहन। किसी दिन गृहस्थी का भार मेरे ऊपर पड़ेगा, इस बात को सोचकर मैं डरती हूँ। कमला ने बच्चे की तरह सरल भाव से कहा, तुम सारा भार मुझे दे देना। मैं बचपन से ही घर का काम काज करती हूँ, गृहस्थी के काम से नहीं डरती। मैं तुम्हारी भी सेवा करूँगी। अच्छा एक बात कहो, तुमने तो अपने स्वामी को अच्छी तरह देखा नहीं, उनकी कुछ याद है तुम्हें? कमला ने इस बात का ठीक जवाब न देकर कहा, बहन मैं न जानती थी कि स्वामी का स्मरण करना होता है। जब मैं चाचा के घर आई तब चचेरी बहन अन्नपूर्णा के साथ मेरा विशेष रूप से परिचय हुआ।
वह अपने स्वामी की जिस तरह सेवा करती है उसे अपनी आंखों से देखने पर मेरे मन में के पहले पहल इसका ज्ञान हुआ। करीब करीब यह ठीक है कि मैंने अपने पति को नहीं देखा, नहीं कह सकती कि मेरे मन में उन पर भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई। भगवान ने मुझे उस पूजा का फल दे दिया। अब मेरे स्वामी मेरे हृदय मंदिर में आंखों के आगे प्रत्यक्ष बने रहते हैं। उन्होंने मुझे अंगीकार नहीं किया तो क्या हर्ज, किंतु वे अब मुझे मिल तो गए। कमला की ये भक्ति भरी बातें सुनने से नलिनी का हृदय द्रवित हो गया। कल्याणी के घर से लौटने पर नलिनी को उसके कमरे की भीतर की मेज पर एक बहुत बड़ी चिट्ठी मिली। लिफाफे के ऊपर के अक्षर देखकर वह समझ गई कि चिट्ठी रमेश के हाथ की है। नलिनी की छाती धड़कने लगी। वह चिट्ठी लेकर अपने शयन गृह में गई और द्वार बंद करके कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। चिट्ठी में रमेश ने कमला के संबंध की सारी बातें बड़े विस्तार से लिखी थी। अंत में लिखा है, ईश्वर ने तुम्हारे साथ मेरा जो बंधन दृढ़ कर दिया था उसे संसार ने तोड़ डाला। अब तुमने अपना मन दूसरे को सौंप दिया, इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकता, किंतु तुम मुझे भी दोष न देना। यद्यपि मैंने कमला के साथ एक दिन भी वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि लोग अपनी स्त्री के साथ करते हैं, तथापि उसने धीरे धीरे मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया था। इस बात को मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि आज मेरे हृदय की क्या अवस्था है। अगर तुम मुझे त्याग न देती तो मैं तुम्हारा आश्रय पाकर चित्त को शांत कर सकता। इसी आशा से मैं अपने विक्षिप्त चित्त को लेकर तुम्हारे पास दौड़ा आया, लेकिन जब आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि तुम मुझसे घृणा करके मुझसे विमुख हो गई और जब सुना कि तुम दूसरे के साथ ब्याह करना चाहती हो, तब मेरा मन फिर डांवाडोल हो उठा। मैंने हृदय में देखा, मैं अब भी कमला को बिल्कुल नहीं भूला, और उसे भूलूं या ना भूलूं इससे मेरे सिवा संसार में और किसी का नुकसान नहीं, और फिर मेरा ही नुकसान कैसा। संसार में जिन दो महिलाओं को मैंने अपने हृदय से ग्रहण किया, उन्हें भूल जाने की क्षमता मुझ में नहीं है, और जिंदगी भर उनकी याद रखने में ही मुझे परम लाभ है। आज सवेरे जब तुम्हारे क्षणिक साक्षात्कार की बिजली की तरह चोट सहकर मैं अपने डेरे पर लौटा, तब एक बार मैंने मन में कहा, मैं भाग्यहीन हूँ, परंतु अब मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। मैं सरल भाव से बड़ी खुशी के साथ तुमसे विदा मांगता हूँ। मैं संपूर्ण हृदय से तुम्हारे पास से प्रस्थान करूँगा। ईश्वर मुझे वह शक्ति दे जिससे विदा होते समय मैं किसी तरह की दीनता का अनुभव ना करूँ। तुम सुखी रहो, तुम्हारा भला हो। मुझे घृणा की दृष्टि से ना देखना, मुझ पर घृणा करने का कोई कारण नहीं। घनानंद बाबू कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। एकाएक नलिनी को सामने देखकर चौंक उठे। उन्होंने कहा, नलिनी, तुम्हारा चेहरा उदास है, तबीयत ठीक है? जी तबीयत अच्छी है बाबूजी। रमेश बाबू की एक चिट्ठी मिली है, लीजिए, पढ़कर मुझे लौटा दीजिएगा। वह चिट्ठी देकर वहां से चली गई। घनानंद बाबू ने चश्मा लगाकर बड़े ध्यान से चिट्ठी को 2 बार पढ़ा, फिर नलिनी के पास चिट्ठी वापस भेजकर सोचने लगे। देर तक सोचने के बाद उन्होंने स्थिर किया, यह एक तरह से अच्छा ही हुआ। पात्रता का विचार करने से रमेश की अपेक्षा कमल नयन विशेष प्रार्थनीय है। रमेश आप ही यहाँ से हट गया, यह अच्छा ही हुआ। वे यह सोच रहे थे कि वहाँ कमल नयन उपस्थित हुआ। उसे देख घनानंद जरा आश्चर्य हुए। आज सवेरे कमल नयन के साथ देर तक बातचीत होती रही है, फिर कई घंटे बीतते न बीतते ये क्या सोच कर आया है? वृद्ध मन ही मन हंसकर कहा, कुछ नहीं, नलिनी को देखने के लिए आया होगा। वे किसी बहाने नलिनी के साथ कमल नयन की भेंट कराकर आप यहाँ से टल जाने की बात ही सोच रहे थे। ऐसे समय में कमल नयन ने कहा, बाबूजी, मेरे साथ आप लड़की के ब्याह की बातचीत हो रही है। बात पक्की होने के पूर्व मैं अपना वक्तव्य आपसे कहना चाहता हूँ। सही है, वह तो कहना ही चाहिए, घनानंद ने कहा। कमल नयन, शायद आपको मालूम नहीं कि मेरा ब्याह पहले ही हो चुका है। घनानंद, मालूम है, किंतु मुझे अचरज है कि आप इस बात को जानते हैं। शायद आप अनुमान करते होंगे कि वह मर गई है, परंतु इसका क्या निश्चय हो सकता है? शायद वह अब तक जीती हो। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है कि वह अब तक जीती है। ईश्वर करे यह बात सत्य हो। यह कहकर घनानंद बाबू ने नलिनी को पुकारा। नलिनी, क्या है बाबूजी? घनानंद, रमेश ने तुम्हें जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो वह अंश है, इन्हें। नलिनी ने वह चिट्ठी कमल नयन को देकर कहा, इस चिट्ठी का संपूर्ण अंश आपके देखने योग्य है। यह कहकर वह चली गई। चिट्ठी पढ़कर कमल नयन सन्नाटे में आकर चुपचाप बैठा रहा। घनानंद ने कहा, ऐसी आश्चर्य घटना प्रायः संसार में नहीं होती। पढ़ने के लिए आपको चिट्ठी देकर आपके मन में चोट पहुंचाई गई, किंतु इसे गुप्त रखना भी हमारे पक्ष में अन्याय होता। कमल नयन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। इसके बाद वह घनानंद को नमस्कार करके चला गया।
जाते समय उसने उत्तर की ओर बरामदे में पास ही नलिनी को देखा। नलिनी को देखकर कमल नयन के मन में दुख हुआ। वह स्त्री चुपचाप खड़ी है, वह स्थिर शांत मूर्ति अपने अंतःकरण को क्यों कर थामे है। कमल नयन ने जरा घूमकर बरामदे के सामने से होकर गाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। उसने सोचा यदि नलिनी को कुछ पूछना होगा तो पूछेगी, परंतु जब वह बरामदे के सामने आया तब देखा नलिनी वहां से घर के भीतर चली गई। हृदय के साथ हृदय का मिलाप होना सहज नहीं। इस बात को सोचता हुआ कमल नयन गाड़ी पर सवार हो चल दिया। कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिसके द्वारा ठीक ठीक मालूम हो सके कि इस समय उसका मन क्या कर रहा है। कमल नयन यह भी तो नहीं पूछ सकता कि मुझसे कुछ काम तो नहीं, और पूछे भी तो उत्तर मिलना मुश्किल है। कमल नयन के चले जाने पर योगेंद्र आया। घनानंद ने पूछा, योगेंद्र अकेले आए हो? हाँ, और किसी व्यक्ति की आप आशा करते हैं? हाँ, रमेश की। योगेंद्र, उसके आते ही यहाँ जो अभ्यर्थना हुई थी, क्या वह सभ्य मनुष्य के लिए काफ़ी नहीं? यदि काशी की गंगा में डूबने से उसे अब तक शिवत्व ना मिला होगा तो मैं नहीं कह सकता वह कहाँ गया, क्या हुआ। कल से वह लापता है। टेबल पर एक पर्चे में लिखा मिला है, चला तुम्हारा रमेश। इस तरह कविता का मुझे अभ्यास नहीं, इसलिए मुझे भी यहाँ से भागना होगा। मेरी हेडमास्टरी ही अच्छी है, उसमें जो कुछ है स्पष्ट तो है, कहीं भी कोहरा नहीं। घनानंद, नलिनी के लिए कुछ स्थिर करके। अब इसका जिक्र ना कीजिए, मैं स्थिर करूं और आप उसे अस्थिर करें, यह खेल बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता। जो आपके जी में आए कीजिए, मैं उससे में हस्तक्षेप ना करूंगा। मैं जो बात अच्छी तरह नहीं समझता उसे पसंद भी नहीं करता। एक आध दुर्भेद बन जाने की जो अद्भुत क्षमता नलिनी में है, वही कुछ कुछ मुझे वश में कर लेती है। मैं कल सवेरे की गाड़ी से चला जाऊंगा, रास्ते में बाकी पूरा कुछ काम है। घनानंद बाबू चुपचाप सिर खुजलाने लगे। संसार की समस्या फिर दुरूह होती जा रही है। उलझन को सुलझाने में खुद ही उलझ गए।